Hello everyone. This is the last video of our chapter Residence and Tax Liability. हमने लास्ट वीडियोस में क्या देखा था कि कौन रेजिडेंट होता है, कौन नॉन रेजिडेंट होता है, या कौन ओआर होता है, कौन एनओआर होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम ये देखते हैं कौन सी इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम जो इंडिया में कमाई या बाहर कमाई वो रेजिडेंट के हैंड में टैक्सेबल होगी या नॉन रेजिडेंट के हैंड में। हमें ये सारे पॉइंट समझने हैं, एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट समझाती हूँ। मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लेती हूँ, जहाँ पे एक आ गया हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक आ गया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक आ गया नॉन रेजिडेंट। अब 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स करेंगे। जितना मैं यहाँ पे कराऊंगी इतना बहुत है, बुक में बहुत सारा हमें दिया हुआ है। अगर जितना मैंने यहाँ कराया उतना सफिशिएंट है हमारे लिए, हमारे सिलेबस के लिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया whether accrue or arise outside India। देखो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बोलता है, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। इस रिसीव का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इनकम उस पर्सन को, जिसका भी हमें बात करना होगा, उस पर्सन को मिल रही है, रिसीव होनी चाहिए इंडिया में। इंडिया में अगर उसको रिसीव हो रही है, रिसीव का मतलब क्या है, फर्स्ट इंस्टेंस पे मिल रही है। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या है कि डायरेक्टली उसके इंडिया के बैंक अकाउंट में आ रही है। ये नहीं होना चाहिए कि वो ट्रांसफर कर रहा है, वो रिमिट कर रहा है, नहीं, डायरेक्टली पहली बारी में ही उसके बैंक अकाउंट वगैरह में आ रही है, तो वो मानी जाएगी रिसीव इन इंडिया। यहाँ पे रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या है, वर्ड रिसीव का मतलब समझना। रिसीव मतलब मिलना, कहाँ, इंडिया में। मतलब इनकम उसने जो कमाई, चाहे वो बाहर कमाई चाहे वो इंडिया में कमाई, बट उसकी इनकम कहाँ मिल रही है, इंडिया में मिल रही है। चाहे वो कमा कहीं रहा है, काम वो कहीं मर्जी कर रहा है, बट अगर वो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, इंडिया में रिसीव का मतलब उसके इंडिया के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ रही है, ठीक है, वो नहीं ट्रांसफर कर रहा, वो होता है रिसीव इन इंडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे यहाँ देखो आगे थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, वेदर एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। एक्रू और अराइज का मतलब जब वो कमा बाहर रहा है। जैसे कोई, अगर एक एग्जाम्पल है कि कोई पीपल है, कोई इंडिविजुअल है, वो फॉरेन में काम कर रहा है, एक्रू और अराइज काम क्या कर रहा है, फॉरेन में, बट वो इनकम अगर उसके डायरेक्टली इंडिया के बैंक अकाउंट में डल रही है तो वो मानी जाएगी रिसीव इन इंडिया। या मैं अगर कहूँ कि जैसे हम बोले कि कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, वहां पे इंडिया के किसी इंडिविजुअल ने शेयर खरीदे हुए हैं, उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है। फॉरेन कंपनी है, कोई हमारे पास फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उसको डिविडेंड दे रही है। अब वो डिविडेंड कमाया कहाँ पे, फॉरेन में। एक्रू कहाँ हो रहा है, फॉरेन में, बट रिसीव हो रहा है उस मिस्टर ए के इंडिया के बैंक अकाउंट में। मतलब मिस्टर ए ने फॉरेन में शेयर खरीदे हुए थे, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड जब मिला तो मिस्टर ए के इंडिया के बैंक अकाउंट में मिला, तो रिसीव कहाँ हुआ, इंडिया में। हमें जब भी क्वेश्चन करना है, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, हमें ये देखना है कि वो इनकम मिल कहाँ रही है, रिसीव कहाँ हो रही है, इंडिया में रिसीव हो रही है या बाहर। हमें इससे मतलब नहीं है कमाया कहाँ। इस पॉइंट पे क्या बोल रहा है, चाहे कहीं मर्जी कमाए बट मिले कहाँ, अगर इंडिया में मिले तो वो टैक्सेबल कहाँ का हो जाएगा, तीनों में। मतलब अगर वो पीपल ऑर्डिनरी है, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, कोई मर्जी के कैटेगरी में आ रहा हो, तीनों में क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट समझना। सेकंड पॉइंट क्या है, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया
whether receive outside India। देखो अब यहाँ क्या बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है अगर इंडिया में कमाई है, चाहे वो मिल बाहर दी है, उसने काम इंडिया में किया है, चाहे उसकी इनकम उसे बाहर मिल रही है, तब भी तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई एक एग्जांपल, जैसे मिस्टर ए है, उसने पूरी जिंदगी इंडिया में काम किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसको पेंशन मिल रही है, वो चला गया फॉरेन में रिटायरमेंट के बाद, अब उसको पेंशन मिल रही है, वो फॉरेन में मिल रही है, रिसीव कहाँ हो रही है पेंशन, फॉरेन में। बट वो पेंशन मिल किस वजह से रही है कि उसने काम कहाँ किया था, इंडिया में। पेंशन हम देख क्यों रहे हैं कि उसने इंडिया में सर्विस करी थी, तो वो पेंशन जो है वो कमाई कहाँ है, इंडिया में, मिल कहाँ रही है, फॉरेन में। एक्रियू और अराइज हो रही है इंडिया में, चाहे वो रिसीव अब जहां मर्जी हो, तब भी क्या हो जाएगी, तीनों में टैक्सेबल। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा था रिसीव इंडिया में होनी चाहिए, चाहे कमाए कहीं, तब तीनों में टैक्सेबल। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, कमाए इंडिया में चाहे मिले कहीं मर्जी, उल्टा है। ठीक है, बात वही है कि तीनों में टैक्सेबल होगी, बट पहला पॉइंट फोकस करता है रिसीव के ऊपर एंड सेकंड पॉइंट फोकस कर रहा है एक्रियू और अराइज के ऊपर। आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ आए होंगे। जो बुक में है मैं पहले बता देती हूँ आपको, बुक में इनकम रिसीव इन इंडिया, और फिर सेकंड पॉइंट क्या हुआ, इनकम डीम टू बी रिसीव, मतलब मान ली जाती है कि इंडिया में मिली, हमें तो बस ये देखना इंडिया में मिली। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट है ये आपकी बुक में, इनकम एक्रियू और अराइज इन इंडिया, चाहे कमाई कहीं मर्जी। अब थर्ड पॉइंट देखना, थर्ड थोड़ा सा, थर्ड में 3-4 चीजें हमारे पास आएंगी। थर्ड पॉइंट क्या है, इनकम डीम्ड टू बी एक्रियू, डीम टू एक्रियू और अराइज इन इंडिया, वेदर रिसीव आउटसाइड इंडिया। मतलब जो हमारा अभी मैंने जो आपको सेकंड पॉइंट बताया था, वहां क्या था कि इनकम एक्रियू अराइज इन इंडिया, कि डायरेक्टली बोल रहा था कि इंडिया में ही एक्रियू है। यहाँ क्या डीम, जब डीम मतलब मान लिया जाता है कि उसने इंडिया में कमाया, तो कब कब ऐसा माना जाएगा कि इंडिया में कमाया, अब हमें ये समझना है। जैसे अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है किसी बिजनेस से और उस बिजनेस का कनेक्शन इंडिया से है, तब भी मान लिया जाएगा कि इंडिया में कमाई। कोई भी प्रॉफिट हमें हो रहा है बिजनेस से, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस से जो कि आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, बट इसका कनेक्शन कहाँ है, इस बिजनेस का इन इंडिया है, कनेक्शन, इस बिजनेस का कनेक्शन इंडिया से है, तो हम मान लिया जाएगा कि ये क्या है, एक्रियू, और ये वाला प्रॉफिट मान लिया जाएगा कि एक्रियू और अराइज इन इंडिया, डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया। कोई भी बिजनेस जिसका कनेक्शन अगर इंडिया से है, जो वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो क्या माना जाएगा, एक्रियू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या बोलता है, कोई भी अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी कुछ भी पे कर रही है, जब फॉरेन में पे कर रही है, वो भी क्या माना जाएगा, डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया। जैसे किसी पीपल को गवर्नमेंट ने ही बाहर भेजा, बाहर किसी IFS वगैरह इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए भेजा, और उसको वो इनकम बाहर से हो रही है, ये पॉइंट हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी पे कर रही है। जैसे पेंशन बताया था मैंने कि पेंशन उसको मिल रही है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी पे कर रही है, वो डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया होगा। इसी में फिर हमारे पास एक थर्ड पॉइंट आता है कि उसको इनकम मिल रही है फ्रॉम फॉरेन, किस वजह से मिल रही है, क्योंकि उसको इंडिया की गवर्नमेंट ने भेजा था बाहर ना, ठीक है, मतलब उसे फॉरेन से इनकम मिल रही है, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने उसे बाहर भेजा था, ये भी हमारा क्या बनेगा, डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने किसी
इंडिविजुअल पर्सन को बाहर भेजा है IFS के लिए, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए, और वहां उसको इनकम मिल रही है, वो भी ये मानी जाएगी कि वो डीम टू बी एग्री और अराइज इन इंडिया, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने उसको बाहर भेजा है। ठीक है, ये हो गए हमारे ये 3 पॉइंट। आगे इसमें हमारे पास ना एक अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट से रिलेटेड, रॉयल्टी, तीनों का सेम है तो मैं इकट्ठे समझा देती हूँ, आपकी बुक में अलग अलग दिया है। टेक्निकल फीस, इंटरेस्ट का मतलब तो क्या है, कोई भी लोन, कोई भी डेट किसी को हमने दिया है किसी भी पर्पस के लिए, उस पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर रॉयल्टी मतलब कोई चीज यूज करने के लिए दी है, कोई एसेट दे दी, किसी को राइट दे दिया कुछ यूज करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी कोई भी राइट दे दिया लैंड यूज करने के लिए, उस पे उसको रॉयल्टी रिसीव होगी। लाइक जैसे लीज पे होता है ना, इसी तरीके से रॉयल्टी रिसीव हो रही है, और कोई टेक्निकल काम करने पे टेक्निकल फीस होती है। अब यहाँ पे ना इसको 2 चीजों में डिवाइड किया है। अगर ये सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने लोन लिया, किसी पर्सन से लोन लिया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से लोन लिया, ठीक है, वो लोन पे वो इंटरेस्ट पे कर रही है उस कंपनी को। इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया, उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रही है। चाहे वो लोन जो इंडिया गवर्नमेंट ने लिया, चाहे वो इसको यूज कर रही है आउटसाइड इंडिया, चाहे इन इंडिया, कहीं मर्जी यूज करे, ये इंटरेस्ट क्या माना जाएगा, डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया। डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया। जब भी फॉर हमारी जो गवर्नमेंट है कोई भी चीज पे कर रही है, जैसे इससे पहले पॉइंट में भी मैंने बताया था, कुछ भी पे करेगी वो हमेशा डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया होगा। चाहे वो लोन इंडिया के लिए यूज हो रहा, आउटसाइड इंडिया, कहीं मर्जी यूज हो रहा, हमें मतलब नहीं है। हमें तो सीधा ये देखना इंडियन गवर्नमेंट ने पे किया है तो वो डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया होगा। अगर कोई एनी अदर पर्सन पे कर रहा है इंटरेस्ट, किसी पर्सन ने लिया या किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी से लिया, ठीक है, तब हमें 2 चीज देखनी है। जो डेट या जो भी चीज इन्होंने ली है वो यूज हो रही है, यूज फॉर द बिजनेस, जिसका मैनेजमेंट कंट्रोल वगैरह अगर इन इंडिया में है, ऐसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं, मतलब उसने पैसा लिया और ऐसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं जो इंडिया में है, जिसका कंट्रोल इंडिया में है, या ऐसी लैंड या कुछ भी चीज, कोई भी थिंग उसने ऐसे ली जो कौन से बिजनेस में यूज हो रही है, जिसका कंट्रोल या वो बिजनेस इन इंडिया हो, या कोई भी ऐसी सर्विस दी टेक्निकल जो इंडिया के लिए, तब तो ये मानी जाएगी डीम टू एक्रियू और अराइज इन इंडिया। अगर वो बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए लिया, बाहर के लिए लिया है, तब ये क्या मानी जाएगी, नॉट टू बी डीम टू बी एक्रियू। ये फिर ये नहीं मानी जाएगी इंडिया में है, अगर उसने पैसे ही बाहर के लिए लिया तब ये डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया की कैटेगरी में नहीं आएगा। कौन सा आएगा, या तो इंडिया में बिजनेस है उसके लिए यूज कर रहे हैं, या इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है तो ये डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया की कैटेगरी में आएगा। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, आपको ज्यादा इसमें ज्यादा आपको इतना इन पॉइंट्स पे ऐसे फोकस नहीं करना कि इतना डिटेल में जाना है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है। अगर इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में, या डीम टू बी रिसीव हो रहा है, या इनकम एक्रियू हो रही है इंडिया में, या डीम टू बी एक्रियू, उसके मीनिंग मैंने आपको समझा दी है। बस ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, तब भी तीनों में क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 3rd पॉइंट, इनकम डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया। अब 4th पॉइंट हमारे पास आता है इसमें, इनकम रिसीव और एक्रियू और अराइज इन इंडिया, अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस whose control and management is in India। मतलब वो क्या कह रहा है, इंडिया इनकम जो है वो रिसीव और एक्रियू दोनों ही बाहर हो रहा है। अब तक तो हमने पढ़ा था कि अगर एक्रियू और
रिसीव इन इंडिया होता है, तीनों में टैक्सेबल होता है। वो कह रहा है दोनों चीज बाहर हो रही है किस बिजनेस से, जिसका कंट्रोल कहाँ हो, इन इंडिया हो, जिसका कंट्रोल कहाँ पे हो, इन इंडिया हो। तब इस केस में क्या होगा, सिर्फ OR और NOR में ही टैक्सेबल होगा। अगर वो इंडिविजुअल या वो पर्सन NR है, नॉन रेजिडेंट है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है। अगर सेम पॉइंट ऊपर वाला कि इनकम रिसीव और एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बाहर है, फ्रॉम अ बिजनेस, ऐसे बिजनेस से whose कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। मतलब अब क्या है, कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर है, कमा भी बाहर है और मिल भी बाहर रही है और कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर है, सब कुछ ही बाहर है। तब सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, NOR या NR के केस में नहीं होगी। आए समझ? मतलब अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, कि सब कुछ तो बाहर है फिर भी मतलब गवर्नमेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कर रही है। आपको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, गवर्नमेंट बोलती है जब तेरा बिजनेस बाहर है, तू कमा बाहर रहा है, तू वहीं टैक्स दे रहा है, मतलब सब कुछ तेरा सब बाहर है, तेरा कमा रहा है बाहर, मिल भी बाहर है, तेरा कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर है, तो फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन के यहाँ क्यों घूम रहा है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब जो आमतौर पे इंडिया में रह रहा है, तू हर साल आके तू 6-6, 7-7 महीने तो यहाँ रह रहा है, तू 10 सालों में 2 साल भी तो यहीं था, मतलब तू सारी ये कंडीशन पूरी कर रहा है, तो आम आदमी बन के यहाँ क्यों फिर रहा है जब तू बाहर सब कुछ कमा रहा है? ठीक है, अगर तू आम आदमी यहाँ बन के घूम रहा है तो यहाँ पे टैक्स भी दे दे गवर्नमेंट। इस उससे तभी लोग बड़ी स्ट्रेटेजी से आते हैं और कितने डेज रुकना है उस हिसाब से, ताकि यहाँ पे वो टैक्सेबल की कैटेगरी में ना आ जाए। ठीक है, ये आगे समझ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 6 पॉइंट है इनकम रिसीव और एक्रू आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। मतलब जो इससे पहले पॉइंट था उसमें क्या था, कोई बिजनेस इनकम थी जिसका कंट्रोल भी बाहर था, रिसीव भी बाहर हो रही थी और एक्रू भी बाहर हो रही थी। इसमें क्या है, इनकम रिसीव भी बाहर हो रही है, एक्रू भी बाहर हो रही है, कोई और सोर्स है, मतलब बिजनेस नहीं है, बिजनेस के अलावा भी कोई भी इनकम कमाई जा रही है जो बाहर ही कमाई जा रही है, बाहर ही मिल रही है, तब भी सिर्फ OR के केस में टैक्सेबल होगी, इनमें नहीं होगी। जब भी कुछ बाहर हो रहा है ना, आपको याद रखना सिर्फ OR में आएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या होता है, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर्स। मतलब पहले सालों में उसने बाहर कमाई थी, बट लेटर रिमिटेड, बाद में क्या करा, इंडिया में ले आया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में इंडिया में ले आया, तो ये कहीं भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले बाहर कई साल पहले कमाई थी, ठीक है, तूने वहीं कमाई थी, टैक्स भी वो उस पर पे कर चुका है। ये थोड़ी है कि वो दोबारा अब इंडिया में लेके आ रहा है तो हम उससे टैक्स ले लेंगे, ऐसे नहीं होता। क्योंकि हमने वैसे भी पढ़ा था रिसीव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिसीव भी आ जाएगी, इनकम एक्रू और अराइज और रिसीव आउटसाइड इंडिया बट लेटर रिमिट होगी। हमने रिसीव का मतलब ऐसे भी पढ़ा था कि वो रिमिटेड नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट इंस्टेंस में ही इंडिया में रिसीव होनी चाहिए। रिसीव में फर्स्ट पॉइंट में हमने यही पढ़ा था, रिसीव मतलब डायरेक्टली रिसीव होनी चाहिए, ये नहीं कि वो बाद में आ रही है। अब मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, अब ध्यान से समझना। क्वेश्चन यहीं पे ऐसे ही करेंगे हम, 2 सेकेंड में बुक लेके आती हूँ। अब आप अपनी बुक में इलस्ट्रेशन 9 देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 9 में क्या है, ध्यान से समझना, जो भी पॉइंट ना समझ आए आप डायरेक्टली मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगी। पर वो कह रहा है द फॉलोइंग आता है इनकम ऑफ श्री राम प्रसाद है, उसकी इनकम दे दी प्रीवियस ईयर 2020-21 की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव इन इंडिया, प्रॉफिट फ्रॉम ₹5000। एक ऐसा बिजनेस
से प्रॉफिट हो रहा है जो ईरान में, मतलब आउटसाइड इंडिया है, बट वो रिसीव कहाँ हो रही है, हमें ये देखना है बस, रिसीव कहाँ हो रही है, इंडिया में। तो हमें पता है रिसीव इंडिया में हो रही है, तो वो इनकम तीनों की उसमें आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव इन इंडिया, 500 रुपये। उसकी हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है, ईरान में है, बट रिसीव कहाँ हो रही है, इंडिया में। तो हमें बस ये देखना है कहाँ रिसीव हो रही है, इंडिया में, तो तीनों में आ जाएगी क्योंकि रिसीव इन इंडिया। आपके बुक में जो सॉल्यूशन दिया होगा उसको अलग तरीके से किया, उन्होंने रिसीव इन इंडिया की कैटेगरी अलग ले ली, एक्रियू की ले ली अलग। आपको इस तरीके से नहीं करना, आपने पेपर में भी इसी तरीके से सिंपल तरीके से पॉइंट वाइज सॉल्व करके आना है, गलत नहीं होगा, इसके भी फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन बैंक देयर ₹1000। अब यहाँ देखो, इनकम फ्रॉम ऐसी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है जो पाकिस्तान में है, मतलब वो हाउस बाहर है, मतलब पाकिस्तान में है, उससे इनकम हो रही है, मतलब एक्रियू कहाँ हो रही है, पाकिस्तान में, और डिपॉजिट भी कहाँ हो रही है, वहीं पे, कमाई भी वहीं, रिसीव भी वहीं हो रही है। तो मैंने बताया था जब सब कुछ बाहर हो रहा हो तो सिर्फ OR के केस में आएगा, 1000 कहाँ आ जाएगा, OR में, बाकी उसमें नहीं आएगा। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस established, profit of business established in Pakistan deposited in बैंक there, वहीं पे डिपॉजिट हो गई ₹20,000। फिर आगे क्या कह रहा है, आउट ऑफ 20,000 a sum of 10,000 is bought into India, तो इंडिया में ले आया। This business is controlled from India। अब ध्यान से देखना यहाँ क्या कह रहा है, प्रॉफिट बिजनेस से हो रहा है जो कहाँ पे स्टेब्लिश है, पाकिस्तान में। ठीक है, वहीं पे एक्री हो गई, सोचो डिपॉजिट भी कहाँ हो रही है, 20,000 की 20,000 वहीं, रिसीव भी कहाँ हो गई, वहीं पे। आउट ऑफ 20,000, इस 20,000 में से 10,000 वो इंडिया में ले आया। क्या इस पॉइंट को देखना है हमें, नहीं देखना, क्योंकि हमने पढ़ा था इंडिया में जो पैसा आ रहा है वो माना जाएगा जो डायरेक्टली बैंक में आ रहा है। ये नहीं कि एक बार वहां मिलने के बाद ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, डायरेक्टली आता तो ये 10,000 तीनों में आ जाता, बट ये डायरेक्टली नहीं आ रहा, तो हमें इसको इग्नोर करना है, हमें इसको देखना ही नहीं है। ये जान के कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चा क्या करेगा, इस 10,000 को तीनों में डाल देगा, नहीं, हमें तो इस 20,000 को देखना है कि 20,000 में से उसने 10,000 ले आया, इंडिया में ले आया, कोई बात नहीं। और इस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ है, इंडिया में। हमने पढ़ा था चाहे इनकम एक्रियलाइज बाहर हो रही है, रिसीव बाहर हो रही है, बट अगर उसका कंट्रोल इंडिया में है तो कहाँ आ जाएगा, पहले दो में 20,000। ठीक है, आगे समझ आपको ये चीज इग्नोर करनी है कि 10,000 वो इंडिया में ले आया, क्योंकि हमें ऐसे नहीं देखना, डायरेक्टली अगर आ रही होती तो हम तीनों में लिख देते। अब ये मैंने रब कर दिया क्योंकि स्पेस नहीं है। नेक्स्ट, एक्रियू इन इंडिया बट रिसीव इन इंग्लैंड, एक्रियू इन इंडिया बट रिसीव इन इंग्लैंड 2,000 रुपये। एक्रियू का है इंडिया में, बस हमें तो यही देखना है, तो तीनों में आते हैं 2,000, हमें बाकी से तो मतलब है ही नहीं कि रिसीव का हो। 6 पॉइंट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर, 6,000 रुपये ऐसे बिजनेस से हो रहा है जो कानपुर में है। अब ये देखना कानपुर इंडिया में है कि आउटसाइड इंडिया है, ये ध्यान रखना, इंडिया में है। कई बच्चे सोचते हैं फॉरेन में होगा तो एक में दिखा देते हैं, नहीं, ये तीनों में आ जाएगा। कितने थे, ₹6,000, क्योंकि बिजनेस का है इंडिया में, तो इंडिया में एग्री हो रहा है, इंडिया में मिल रहा होगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड,
अब याद रखना, अगर इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम होती तो एग्जम्प्ट होती, बट फॉरेन की एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिया की एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट हो जाती। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, और ये सारा का सारा लंदन में खर्च कर दिया, मतलब वहीं कमाया, वहीं खर्च कर दिया, वहीं मिला, सब कुछ बाहर हो रहा है, तो सिर्फ एक जगह टैक्सेबल हो जाएगा पहले। लास्ट पॉइंट, कोई पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है, कोई पहली अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम पड़ी हुई है, यानी कि पहले कमाई होगी उसने, अब वो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर क्या करा, ले आया इंडिया में, तो कहीं भी नहीं आएगी। जो पिछली इनकम्स उसने कमाई होती है, जब वो बाद में इंडिया में ले आए, वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी। अब हम इसका टोटल कर देंगे तो पता चल जाएगा कि जो राम प्रसाद था, अगर वो ओआर होगा तो इतनी इनकम टैक्सेबल होगी, एनओआर होगा तो इतनी, एनआर होगा तो इतनी। इस क्वेश्चन में हमें सिंपली बताना था राम प्रसाद के हिसाब से हमें कि अगर वो रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी है, नॉन रेजिडेंट, तो हमें बता दो कितनी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि क्या कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और करा देती हूँ आपको एक दो क्वेश्चन। मैं कराती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11, इलस्ट्रेशन 11, जल्दी जल्दी करते हैं। इलस 11 10th आप कर सकते हो, थोड़ा सा बस ये दिया हुआ है प्रॉफिट का, वो बिजनेस का है, उसका कंट्रोल का है, वो थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। इलस 11 में क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मतलब हमें श्री नरेश शर्मा का बताना है कि अगर वो ओआर है, एनओआर है या एनआर है, उसी हिसाब से। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड, रिसीव इन इंडिया, बस रिसीव इन इंडिया है तो तीनों में आ जाएगा। आपको क्या ध्यान देना है, रिसीव और एक्टिव पे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, रिसीव इन इंडिया, कहाँ रिसीव हो रही है, इंडिया में, तो तीनों में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश है और डिपॉजिट इन बैंक देयर, वहीं पे डिपॉजिट होगी, मतलब कमाई भी वहीं, मिली भी वहीं, तो सिर्फ पहले में टैक्सेबल हो जाएगी। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया, बिजनेस कहाँ है, इंडोनेशिया में, वहीं पे डिपॉजिट हो रही है। दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बट कंट्रोल कहाँ है, इंडिया में, तो बस हमें क्या पता है, कंट्रोल इंडिया में है, तो पहले दो में आ जाएगा। इनकम एक्रूड इन भोपाल बट रिसीव इन सिंगापुर, अब मुझे बता दो भोपाल कहाँ पे है, भोपाल कहाँ है, इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, इंडिया में होगा, तो एक्रू कहाँ है, भोपाल में, तो तीनों में आ जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में बिजनेस है तो भी तीनों में आ जाएगा। और पास्ट, लास्ट पॉइंट है, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है, इंडिया में आई तो वो कहीं भी नहीं आएगा। बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में से एक तो या तो अगर प्रैक्टिकल आएगा तो इस तरीके का प्रैक्टिकल आएगा पूरा 15 नंबर का, आपका 20 नंबर का है, मतलब एक प्रैक्टिकल आएगा। अगर थ्योरी आएगी तो वो पूछेंगे रेजिडेंट स्टेटस एसएससी का या उसका एचयूएफ का, कंपनी का कैसे निकालते हैं। अगर थ्योरी आएगी तो वो कुछ नहीं आता, मतलब प्रैक्टिकल इस टाइप का आएगा। और थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ सकते हैं कैसे निकालते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।